संघीय कार्यपालिका। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो जो भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 में ये बात कही गई है कि जो भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित है, वो जो है वो राष्ट्रपति में निहित है। अनुच्छेद 53 में बात कही गई है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अतः राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है। जो राष्ट्रपति होता है वो नाममात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। जो प्रधानमंत्री है और उसका मंत्रिमंडल होता है वो वास्तविक कार्यपालिका है। तो पहले हम राष्ट्रपति को देख लेते हैं कि अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति पद का पद किस में है। अनुच्छेद 52 में कहा है तो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। तो राष्ट्रपति जो है देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता। राष्ट्रपति पद की योग्यता संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब वह पहला है कि भारत का नागरिक हो, दूसरा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तीसरा है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। तो ये पूछा जाता है कि कहाँ का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो, लोकसभा का, ना कि राज्यसभा का। ये ध्यान देने योग्य बात है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता है, लेकिन चौथा है कि चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। जो व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए चुना जाने वाला है या अगर वह उपराष्ट्रपति के पद पर है या फिर संघ अथवा राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य है तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और निर्वाचित सदस्य कहाँ के होते हैं? राज्यसभा के और लोकसभा के। राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उसके निर्वाचित सदस्य होते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया। लेकिन अब जो है ये तो तीन तो हैं ही कि लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और जो राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके सदस्य। लेकिन इसके अतिरिक्त जो पुदुचेरी और दिल्ली है इसकी जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उसको भी सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। तो ये पूछा जाता है कि निर्वाचक मंडल के लिए राष्ट्रपति के तो कितने प्रस्तावक होने चाहिए? 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। तो ये पूछा जाता है कि एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, तो वह कितनी भी बार भी निर्वाचित हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। अनुच्छेद 55 में यह बात कही गई है। अनुच्छेद 55 में यह बात कही गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा उच्चतम न्यायालय करता है और निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य को अवैध नहीं होते हैं। लेकिन निर्वाचन अवैध घोषित होने पर जो ये राष्ट्रपति द्वारा जो किए गए कार्य होता है उसको अवैध नहीं माने जाते हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। तो कितनी वर्ष की अवधि तक? 5 वर्ष की अवधि तक। कितने वर्ष की अवधि तक? 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो अनुच्छेद 56 में यह बात कहा गया है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष तक तो रहेगा, लेकिन वह उसके बाद भी अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 56 में बात कही गई है। पद धारण करने
से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्वाचित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। तो ये पूछा जाता है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो किसके समक्ष जो है शपथ लेते हैं। तो ये है कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके समक्ष। लेकिन अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, अनुपस्थित है, तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उनके सम्मुख जो है शपथ लेना होता है राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। तो जो समस्त कार्यपालिका शक्ति किसके नाम से की जाएगी, वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। यह 77 में बात कही गई है। 77(1) में अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो अनुच्छेद 77(3) कहता है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य को आवंटन के लिए नियम बनाएगा। भारत के राष्ट्रपति को देख लेते हैं कौन कौन से हुए थे। तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उसके बाद जो है राधाकृष्णन है, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, फिर उसके बाद राधाकृष्णन है, फिर जाकिर हुसैन के बाद वीवी गिरी के बाद फखरुद्दीन अली अहमद, फिर नीलम संजीव रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमण, फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, RK नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, फिर उनके बाद प्रणब मुखर्जी, फिर रामनाथ कोविंद, फिर द्रौपदी मुर्मू जो है 15वीं है 22 से लेकर के, लेकिन फिर 15वीं जो है ये है। फिर उसके बाद आगे देख लेते हैं कि स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति जन्म ये जो द्रौपदी मुर्मू हैं, तो ये स्टार लगा हुआ ना, ये स्टार है यहाँ पे, तो ये इन्हीं के बारे में, द्रौपदी मुर्मू के बारे में कहा गया है कि स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति है। इनका जन्म जो है 20 जून 1958 को हुआ था। वीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक न्यायमूर्ति मोहम्मद तो ये कह रहा है कि वीवी गिरी का टाइम बता रहा है कि इसमें लिखा हुआ कि वीवी गिरी कब तक थे, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक थे। और न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे भारत के, ये बने थे 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। और फिर डॉक्टर BD जत्ती, ये 11 फरवरी 1977 से और 77 से 25 जुलाई 1977 कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे। तो पूछा जाता है कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कौन कौन रहे थे। तो वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति, मोहम्मद हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला और फिर BD जत्ती, तो 3 लोग ऐसे थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे। वीवी गिरी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला, वीवी गिरी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला और फिर उसके बाद जो है BD जत्ती, ये 3 ऐसे थे जो ऐसे राष्ट्रपति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे। राष्ट्रपति की निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग सकते हैं। पहली दशा क्या है, इन्हें देख लेते हैं। राष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा यह त्याग पत्र और उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। अनुच्छेद 56(2) में कहा गया कि उपराष्ट्रपति को, मतलब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा और जो उपराष्ट्रपति है इसे यह सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 61 में है महाभियोग, अनुच्छेद 61 में है महाभियोग। अनुच्छेद 61 द्वारा महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61 में उल्लेखित है, वह है संविधान का अतिक्रमण। तो अनुच्छेद 61 में जो महाभियोग की बात कही गई है वह है संविधान का अतिक्रमण। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61।
राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन या उस पर राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये को पूछा जाता है कि महाभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है, तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा उस पर महाभियोग, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उनके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है किसी भी सदन में। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो। तो इसके 2 रूल हैं कि पहले तो राष्ट्रपति को ये महाभियोग चाहे लोकसभा में लाया जाए चाहे राज्यसभा में लाया जाए, लेकिन 14 दिन पहले ही राष्ट्रपति को ये लिखित सूचना दे दी जानी है कि उनके लिए महाभियोग लाया जा रहा है। और तो और उस सदन के जिस सदन में ये लाया जाएगा, राष्ट्रपति के महाभियोग की जो चीज़ें हैं, अगर लोकसभा में लाया जाता है या फिर राज्यसभा में, जिस भी सदन में लाया जाए, उस सदन के 1/4 सदस्यों का उसमें हस्ताक्षर होना चाहिए। तो 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है कि 2/3 सदस्यों द्वारा पारित, हस्ताक्षर 1/4 सदस्य तो उसमें हस्ताक्षर करने चाहिए, और जो पारित होना चाहिए वो 2/3 सदस्य, 1/4 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए और 2/3 सदस्यों द्वारा उसे पारित कर देना चाहिए, करना होगा, तभी होगा। सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तो वहाँ पे भी 2/3 बहुमत से पारित होगा, और पिछले जिस सदन में लाया गया वहाँ पे भी 2/3 बहुमत, जिस सदन में जाएगा उस सदन में भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी, और उसी दिन से राष्ट्रपति को पदत्याग करना होगा। राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होगा। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया या फिर वो अपने पद से हट गए या फिर किसी कारणवश वो नहीं रहते हैं, तो वो जो है उनका जो जगह खाली होता है, रिक्त होता है, उसको 6 महीने के अंदर भरना होता है। जब राष्ट्रपति की पद रिक्ति की अवधि 5 वर्ष की समाप्ति हुई है, जब राष्ट्रपति पद की रिक्त पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई, तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा, अनुच्छेद 62(1) में कहा गया। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलम्ब हो जाता है, तो राज अंतराल न होने पाए, इसलिए यह उपबंध राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं करेगा। तो ये है कि किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलम्ब हो जाता है, कि जो है कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद रिक्त करना है, पद की जो रिक्ति है उसको भरना है, जो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति की जो पद की रिक्ति उसे भरना है, लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में उसे पूरा करने में कोई विलम्ब हो जाता है, तो राज अंतराल न हो पाए। ये याद रखना है कि जो राज अंतराल न हो पाए, इसीलिए यह उपबंध है। राज अंतराल ना हो पाए, इसलिए उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता है। अनुच्छेद 56(1) में कहा गया है, ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। तो ऐसी दशा में क्या है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। तो यहाँ पे है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 56(1) में है, ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। और फिर उसके बाद है अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, अनुच्छेद 70 में। तो अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, अनुच्छेद 70 में, जब राष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो, राष्ट्रपति भी नहीं है उपराष्ट्रपति भी नहीं है, दोनों का पद रिक्त है, तो ऐसी आकस्मिकताओं में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध करती है। तो इसके अनुसार संसद काम करती है। फिर
जैसा उसे समझे वैसा वो बंद कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने उपराष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 पारित किया। तो राष्ट्रपति का उत्तराधिकार अधिनियम 1969 पारित किया गया है, जो यह उपबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके भी न रहने पर, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उसको जो उस समय उपलब्ध हो राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित करेगा। इसका मतलब, ये कहने का मतलब है कि जो राष्ट्रपति का पद है वो खाली नहीं होना चाहिए, राज अंतराल नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख रुपया है। इसके अलावा उन्हें आजीवन फ्री मेडिकल, आवास, इलाज की सुविधा समेत अन्य भत्ते मिलते हैं। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है। राष्ट्रपति के वेतन पर टैक्स नहीं लगता, आयकर से मुक्त होता है। भारत के उपराष्ट्रपति और उनकी पत्नी दुनिया भर में कहीं मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं और जो उनकी पत्नी होती है वो दुनिया में कहीं भी मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का सेक्रेटरियल स्टाफ होता है। तो 5 लोगों का सेक्रेटरियल स्टाफ होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसके वेतन और भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण करने के बाद पेंशन के रूप में राष्ट्रपति अवकाश ग्रहण कर लेता है, मतलब कि जब वो अपने पद से हट जाता है, मतलब कि 5 साल उसके कंप्लीट हो जाते हैं तो अवकाश ग्रहण हो जाता है, तो उसके बाद 1.5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। तो उसको 1.5 लाख रुपए पर मंथ मिलता है, उसको पेंशन मिलता है। साथ ही स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपये महीना अलग दिया जाता है। साथ ही स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपये महीना अलग से दिया जाता है। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य। पहला है नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है। पहला, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो याद रखना है कि नियुक्ति करता है, तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च एवं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है।